इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस को। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने सिलेबस का ओवरव्यू दिया है और पहले चैप्टर को कवर किया है, यूनिट 1 को। यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च, जिसमें मीनिंग ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, नेचर ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड स्कोप ऑफ रिसर्च को कवर किया है। यूनिट 1 में ही आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। बेसिकली देखें तो 12 टाइप्स की रिसर्च होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? बेसिक, जिसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च, देन एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो फर्स्ट है हमारी बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इस रिसर्च का जो मेन पर्पस है, जिसका मुख्य उद्देश्य नया ज्ञान यानी न्यू नॉलेज को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य किसी समस्या का तुरंत समाधान करना नहीं होता है, बल्कि सिद्धांतों और अवधारणाओं को विकसित करना होता है। बेसिक रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं या फिर प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? न्यू नॉलेज को गेन करना, नई नॉलेज गेन करना। इसका मेन जो पर्पस है वो किसी भी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन देना नहीं होता है, बल्कि हम थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं फंडामेंटल रिसर्च से। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो नए सिद्धांत विकसित करना यानी न्यू प्रिंसिपल्स को क्रिएट करना, वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाना, साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज करना, किसी विषय की गहरी समझ प्राप्त करना, सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज करना, भविष्य के अप्लाइड रिसर्च के लिए आधार तैयार करना, और अगर कोई अप्लाइड रिसर्च कर रहा है तो फिर उसके लिए एक बेस तैयार करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखो ये थ्योरेटिकल नेचर की होती है। इसमें हम क्या करते हैं? थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, कोई भी इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, और इस रिसर्च को लेबोरेटरीज में, यूनिवर्सिटीज़ में एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कंडक्ट किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? नॉलेज इंक्रीज करता है, हेल्प करता है न्यू थ्योरीज को डेवलप करने में, और फ्यूचर रिसर्च के लिए फाउंडेशन रखता है, ठीक। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहली बात तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस रिसर्च को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स इसके इमीडिएट तो नहीं होते हैं, ठीक है। बाद में कोई अप्लाइड रिसर्च कर रहा है तो वो इनका यूज़ कर सकता है। तो फिर से देखें, बेसिक रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, ये प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। इसका मेन पर्पस है न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, कोई भी एग्जिस्टिंग जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज फाइंड आउट करना, थ्योरीज क्रिएट करना, कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करना, साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज करना, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डीपली स्टडी करना, ठीक है, उस सब्जेक्ट की गहराई से पढ़ाई करना। और ये जो रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च के लिए एक बेस तैयार करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। अब सेकेंड नंबर पे आएगा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, एप्लीकेशन। अप्लाइड रिसर्च वह शोध है जिसका उद्देश्य किसी वास्तविक यानी रियल लाइफ समस्या का समाधान करना होता है। इसमें पहले से उपलब्ध यानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका उपयोग करके व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल समाधान विकसित किए जाते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य किसी समस्या का हल करना और समाज, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रों में सुधार लाना होता है। अब जो हमने फंडामेंटल रिसर्च करी, बेसिक रिसर्च करी, जो थ्योरीज कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, उनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालेंगे, इमीडिएट सॉल्यूशन निकालेंगे, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में लेके आएंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी वास्तविक या व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करके व्यवहारिक परिणाम प्राप्त करना,
उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं में सुधार करना, नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग और निर्णय लेने में सहायता करना, समाज और मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यही सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ये प्रैक्टिकल नेचर का होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, ये बेस्ड होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज पे, जो हमारे पास पहले से ही नॉलेज और थ्योरीज हैं उन पे बेस्ड होता है, इमीडिएट एप्लीकेशन होता है और इसको रियल लाइफ सिचुएशन में कंडक्ट किया जाता है, इसका जो रिजल्ट है वो स्पेसिफिक होता है, यूजफुल होता है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो ये हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम का, इमीडिएट बेनिफिट होता है इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को और सोसाइटी को, improves product service and process, helps in policy making and decision making, enhances quality of life। अब अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम के तक लिमिटेड रहता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है इसमें। फाइंडिंग्स में नॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो भी सोल्यूशन फाइंड किया है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो ये ज़रूरी नहीं। मे ओवरलुक द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज, और इस रिसर्च में भी कुछ नई थ्योरीज डेवलप हो जाती हैं और एक्सपेंसिव तो होती ही है। एग्जाम्पल देख लो इसका, डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन टू प्रिवेंट अ डिजीज, इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग, क्रिएटिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्प फार्मर्स। तो नई वैक्सीन डेवलप करना, किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करना, ठीक, नई टीचिंग मेथड्स को डेवलप करना है स्टूडेंट के लर्निंग को इंक्रीज़ करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट करना ताकि फार्मर्स को हेल्प कर सकें। तो ये सब क्या है, अप्लाइड रिसर्च। फिर आता है थर्ड नंबर पे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, यह वह शोध है जिसमें जो रिसर्चर है स्वयं किसी समस्या को पहचानता है, उसका समाधान खोजने के लिए कार्य करता है और फिर उस कार्य के परिणामों को ऑब्जर्व करता है तथा चिंतन करता है ताकि भविष्य में और बेहतर सुधार किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य किसी स्थानीय समस्या का समाधान करते हुए व्यवहार, प्रक्रियाओं या प्रथाओं में सुधार लाना होता है। यानी एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसमें जो रिसर्चर है वो खुद से पहले प्रॉब्लम ढूंढेगा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, फिर उस प्रॉब्लम पे काम करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा और ये ऑब्जर्व करेगा कि इसको फ्यूचर में और कैसे बेटर किया जा सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस रिसर्च का, किसी विशेष समस्या की पहचान करना और उसे हल करना, शैक्षिक, सामाजिक या कार्यस्थल से जुड़ी प्रथाओं में सुधार लाना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, कार्यकुशलता और गुणवत्ता को बढ़ाना, पार्टिसिपेंट्स की भागीदारी से सकारात्मक परिवर्तन लाना, शोधकर्ता को निरंतर चिंतन और आत्म मूल्यांकन का अवसर देना। तो देखो ये जो रिसर्च है वो क्या करती है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहचानता है रिसर्चर और उसका सॉल्यूशन निकालता है, ठीक। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनसे जुड़ी जो भी प्रथाएं हैं उनमें, प्रथाएं इन द सेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है, मान लो कोई प्रैक्टिस सही नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे या सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, जैसे सती प्रथा सोशल इंस्टीट्यूशन पे ये जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं है, तो इन प्रथाओं में सुधार लाना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, कार्यकुशलता और गुणवत्ता को बढ़ाना। जो रिसर्चर है वो इस रिसर्च से बहुत कुछ सीखता है, उसकी जो क्वालिटी है वो इन्हांस होती है, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और रिसर्चर इसका सेल्फ एवोल्यूशन करता है, ठीक, इवैल्यूएशन करता है। अब देखो एक्शन रिसर्च में क्या स्टेप्स होते हैं कि प्लानिंग की जाती है, फिर एक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है और फिर उसको रिवाइज किया जाता है और रीप्लान किया जाता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्थानीय और वास्तविक समस्याओं पर आधारित है, शोधकर्ता स्वयं समस्या का अनुभव करता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट पे आधारित है, ये पार्टिसिपेटरी इन नेचर है, फ्लेक्सिबल होती है ये रिसर्च, छोटे स्तर पे की जाती है, तत्कालिक सुधार लाने पर इसका मेन फोकस है, डेटा मुख्यतः क्वालिटेटिव होता है लेकिन आवश्यकता होने पर
मात्रात्मक डेटा भी लिया जा सकता है, यानी क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा दोनों हो सकते हैं। फिर बात करें अगर हम इसके एडवांटेजेस की, तो फ़ायदे क्या हैं इसके? तत्कालीन समस्या का समाधान करता है, ठीक है। व्यवहार और प्रथाओं में सुधार लाता है, प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, शोधकर्ता को व्यवहारिक अनुभव और सीखने का अवसर मिलता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, ठीक, ये जो रिसर्च है, जिसकी वजह से चेंजेस जो हैं वो हो पाते हैं, कम लागत और कम समय में किया जा सकता है, तो ये इसका फ़ायदा है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि ये सीमित क्षेत्र तक ही लागू या फिर समानीकरण किया जा सकता है, ठीक है, जनरलाइजेशन। शोधकर्ता के व्यक्तिगत यानी बायस का प्रभाव हो सकता है, सटीक मापन और निमंत्रण कठिन होता है, दस्तावेजीकरण और विश्लेषण में समय अधिक लग सकता है। तो ये होती है हमारी क्या? एक्शन रिसर्च। देन आएगा हमारा इवैल्यूएशन रिसर्च, जिसमें हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च में जिसका मेन पर्पस होता है किसी कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, स्कीम या फिर पॉलिसी या प्रोजेक्ट का कितना इफेक्टिवनेस है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, स्कीम, पॉलिसी या फिर जो प्रोजेक्ट है वो कितना इफेक्टिव है, उसका असेसमेंट करता है, मूल्यांकन किया जाता है इसमें। इसमें यह पता लगाया जाता है कि किसी कार्यक्रम के लक्ष्य कितने हद तक पूरे हुए, उसका क्या प्रभाव पड़ा तथा उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। अब देखो, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, कोई प्रोग्राम आया, कोई प्रोजेक्ट आया, वो कितना इफेक्टिव होगा वो हम इस रिसर्च से पता लगा सकते हैं। क्या उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा या शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी कार्यक्रम या योजना की सफलता या असफलता का मूल्यांकन करना या निर्धारित करना कि निर्धारित लक्ष्य कितनी हद तक प्राप्त हुए, कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव देना, संसाधनों के उपयोग की उपयोगिता और दक्षता का पता लगाना, नीति निर्माण और निर्णय लेने में सहायता करना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना। बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया पर आधारित होता है, फैक्चुअल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, डेटा संग्रह और विश्लेषण पर आधारित है, निर्णय लेने और सुधार पर केंद्रित है, अक्सर बाहरी या स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है, प्रोसेस इवैल्यूएशन होता है और इम्पैक्ट इवैल्यूएशन होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? जब प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक, कार्यक्रम के दौरान किए जाने वाले मूल्यांकन ताकि सुधार हो सके, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव, जब प्रोग्राम खत्म हो चुका होता है उसके बाद उसका मूल्यांकन करना। प्रोसेस इवैल्यूएशन, कार्यक्रम की प्रक्रिया, इम्प्लीमेंटेशन का मूल्यांकन करना। और उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कि वह दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन करना, कितने लंबे समय तक ये जो प्रोग्राम है ये इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखो, इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं? इसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर डेटा कलेक्शन किया जाता है, डेटा को एनालाइज, पहले तो डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद ही तो डेटा को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस को देखेंगे। अगर हम इसके फायदे देखें तो क्या है? कार्यक्रम की प्रभावशीलता का पता चलता है, संसाधनों के सही उपयोग में मदद मिलती है, निर्णय लेने में सहायक होती है, कार्यक्रम में सुधार के मार्ग सुझाती है, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाती है, भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोगी होती है। और इसके नुकसान क्या हैं? समय और लागत अधिक हो सकती है, डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, मूल्यांकन करता के पक्षपात यानी बायसनेस हो सकती है, बायस का प्रभाव हो सकता है, कभी कभी मूल्यांकन परिणामों को स्वीकार करना कठिन होता है, सभी प्रकार के कार्यक्रमों या मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यदि सरकार द्वारा चला दी जा रही है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने क्या चलाया? स्वच्छ भारत अभियान चलाया, ठीक है, ये योजना आई।
अब इसका मूल्यांकन किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है, लोगों की जागरूकता कितनी बढ़ी और किन क्षेत्रों में अभी और काम करने की आवश्यकता है। तो अगर ये सब करना है तो इसके लिए हमें कौन सी रिसर्च करनी होगी? इवैल्यूएशन रिसर्च करनी होगी। यह एक इवैल्यूएशन रिसर्च का एग्जाम्पल है। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है? इसका जो मेन पर्पस है वो किसी व्यक्ति, समूह, वस्तु, घटना, परिस्थिति या समस्या की मौजूदा स्थिति यानी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसका सटीक, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ डिस्क्रिप्शन करना। इसमें शोधकर्ता किसी चर यानी वेरिएबल में परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि केवल जानकारी एकमात्र करके उसी रूप में प्रस्तुत करता है। तो देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, इसका जो मेन पर्पस है वो है कि किसी भी इंसान के बारे में, ग्रुप के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर घटना, परिस्थिति, समस्या, जो भी चीज़ें हैं उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है उसका डिस्क्रिप्शन देता है। इसमें जो रिसर्चर है वो वेरिएबल्स को चेंज नहीं करता है या फिर अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च नहीं करता है, बल्कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसका प्रेजेंट स्टेटस देख के उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी स्थिति या घटना या सटीक वर्णन करना, किसी स्थिति या घटना का सटीक वर्णन करना, व्यक्तियों, समूहों, घटनाओं और विशेषताओं को जानना, फैक्चुअल और विश्वसनीय जानकारी एकमात्र करना। ओवरऑल इसके कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर जो इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसिडेंट है, उसकी सटीक वर्णन करना, ठीक है, उस घटना का एग्जैक्ट उसको एज इट इज बताना, ठीक है। फैक्चुअल डेटा और कह सकते हैं कि ऐसा डेटा देना जिस पे विश्वास किया जा सके। किसी समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक। आगे के शोध यानी एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए ये बेस तैयार करता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारी बेसिक यानी फंडामेंटल रिसर्च है वो कहीं ना कहीं अप्लाइड रिसर्च के लिए बेस तैयार करती है, उसी तरीके से ये जो डिस्क्रिप्शन रिसर्च है, हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए बेस तैयार करती है, ठीक। एक बार हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, वस्तुनिष्ठ और तथ्यों पर आधारित होती है, किसी भी चर में परिवर्तन नहीं किया जाता है, वेरिएबल्स को चेंज नहीं किया जाता है, वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है। वेरिएबल में चेंज नहीं किया जाता है का क्या मतलब है कि अगर कोई इंसिडेंट है तो वहाँ पे वो ये दिमाग नहीं लगाता है कि अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, ठीक है, अगर ये ना होता तो क्या होता, नहीं, वो एज इट इज जो हुआ है उसी का डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक। वर्तमान स्थिति का अध्ययन करती है, सामान्यतः क्या, कौन, कब, कहाँ और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देती है। डेटा कलेक्शन किया जाता है, उसको उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको उन पे क्या किया जाता है, उन पे चार्ट, ग्राफ और वर्ड्स में उसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी दिखाया जाता है कि क्या रिजल्ट आया है इसका। भविष्यवाणी या कारण परिणाम संबंध स्थापित नहीं करती है। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कितने टाइप्स की होती है, तो जैसे सर्वे स्टडीज़ हो गया, केस स्टडीज़ हो गया, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हो गया और डेवलपमेंट स्टडीज़ हो गया, ठीक। डेवलपमेंटल स्टडीज़, सर्वे स्टडीज़ में बड़े समूह और या जनसंख्या से जानकारी एकत्र करने के लिए, केस स्टडी किसी एक व्यक्ति, समूह, संस्था या घटना का गहन वर्णन करने के लिए होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ किस लिए होती है? केवल इवैल्यूएशन के माध्यम से स्थिति का वर्णन करने के लिए होती है, केवल अवलोकन के माध्यम से स्थिति का वर्णन करने के लिए होती है। फिर डेवलपमेंटल स्टडीज़ क्या होता है? समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के क्या मेथड्स हैं? प्रश्नावली, साक्षात्कार,
अवलोकन यानी क्वेश्चनर होता है, इंटरव्यू, किस तरीके से डेटा को इसमें कलेक्ट किया जाता है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अवलोकन करते हैं। स्केड्यूल, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं, दस्तावेज विश्लेषण, रेटिंग स्केल्स के ज़रिए, चेकलिस्ट के ज़रिए, ठीक है, एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं, जाके पता करते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है कि नहीं हुआ है, और उस पर टिक या क्रॉस करते हैं, ठीक। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि आसान और कम खर्चीला होता है, बड़ी संख्या में डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, तथ्यों और विशेषताओं को स्पष्ट रूप से जानने में सहायक, अन्य शोधों की तुलना में समय की कम आवश्यकता, योजना निर्माण और निर्णय लेने में उपयोगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यह केवल वर्णन करती है, कारण या प्रभाव नहीं बताती। परिणामों की सामान्यीकरण क्षमता सीमित हो सकती है। शोधकर्ता की जो बायस का प्रभाव हो सकता है, गहन इन डेप्थ अध्ययन नहीं कर पाती, केवल वर्तमान स्थिति तक सीमित रहती है, ठीक है। फिर आती है हमारी इसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें जो रिसर्चर है वो क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें किसी ऐसे विषय या समस्या के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसके बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो रिसर्चर है वो किसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करता है जिसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो बहुत कम है या फिर नहीं है। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य समस्या की प्रकृति को समझना, संभावित कारणों की पहचान करना तथा आगे की विस्तृत अनुसंधान यानी डिटेल रिसर्च के लिए आधार तैयार करना होता है, ठीक। इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किसी समस्या या विषय के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना, समस्या की स्पष्ट परिभाषा और स्कोप को निर्धारण करना, संभावित कारणों, कारकों या आयामों की पहचान करना, उपयुक्त परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस तैयार करना, आगे की रिसर्च के लिए दिशा और आधार प्रदान करना, ठीक है। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, पूर्व नियोजन कम होता है, समस्या को बेहतर समझने पर केंद्रित है, स्मॉल सैंपल का भी उपयोग किया जाता है, क्वालिटेटिव दृष्टिकोण अधिक उपयोगी होती है और यह भविष्य के शोध की योजना बनाने में सहायक होता है, परिणाम जनरलाइज करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फ्लेक्सिबल नेचर की होती है ये रिसर्च, नियोजन कम होता है, पूर्व नियोजन कम होता है और किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने पे फोकस करना इसका काम है। स्मॉल सैंपल का भी यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव नेचर का होता है और फ्यूचर की रिसर्च के लिए भी हेल्पफुल है और इसके जो भी कंक्लूज़न होता है उसको जनरलाइज नहीं किया करा जा सकता, ठीक। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये विचारों और दृष्टिकोणों का विकास करता है, समस्या की गहराई से समझ प्राप्त करने में मदद करता है, कम समय और कम लागत में किया जा सकता है, शोधकर्ता को सही दिशा और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करता है, अनुसंधान के दायरे को सीमित करने में हेल्पफुल है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, परिकल्पनाएं तैयार करते हैं यानी हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, फिर उसके बाद आगे के रिसर्च के लिए प्लानिंग करते हैं। अगर हम देखें तो इस रिसर्च में हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं? लिटरेचर रिव्यू करके, इंटरव्यूज़ लेके, ऑब्जर्वेशंस करके, फोकस ग्रुप डिस्कशन से, इनफॉर्मल डिस्कशन से या फिर केस स्टडी से। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या? निष्कर्ष निश्चित या निर्णायक नहीं होते, परिणामों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, शोधकर्ता के पूर्व यानी बायस का प्रभाव पड़ सकता है, केवल प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है, समाधान नहीं, यदि सावधानी ना रखी जाए तो दिशा भटक सकती है, ठीक। तो ये है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें कि जो रिसर्चर है वो खुद से किसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में पता लगाता है जिसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम दी हुई है या फिर नहीं है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सबको इकट्ठा करके
फिर हाइपोथेसिस तैयार करना, आगे की रिसर्च करना, इसमें एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है? एनालिटिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें पहले से ही जो उपलब्ध डेटा है, सूचनाएं हैं, दस्तावेज हैं या फिर सांख्यिकी आंकड़ों का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है ताकि तथ्यों के बीच संबंध स्थापित किया जा सके और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाले जा सके। इसमें शोधकर्ता डेटा को समझने, व्याख्या करने और उसका अर्थ निकालने का कार्य करता है। ठीक है? तो एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है? एनालिटिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम पहले से ही जो उपलब्ध यानी पहले से ही जो अवेलेबल हमारे पास डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास, तो उसको हम बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं ताकि उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको समझ सकें और कुछ कंक्लूज़न तक पहुँच सकें। ठीक है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले से उपलब्ध डेटा और डेटा का विश्लेषण करना, विभिन्न तथ्यों, घटनाओं के बीच संबंधों को पहचानना, प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स, पैटर्न्स और कारणों को समझना, निष्कर्ष निकालना और निर्णय लेने की में सहायता करना, भविष्य की योजनाओं और नीतियों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करना। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह द्वितीय डेटा होता है। द्वितीय डेटा होता है। द्वितीय मतलब सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक? सेकेंडरी डेटा पे आधारित होता है। डेटा का गहन अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, डीप स्टडी की जाती है और एनालाइज किया जाता है डेटा को। तार्किक विचार और आलोचनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक होता है। इसमें डेटा को वर्गीकृत, व्यवस्थित और व्याख्यात किया जाता है। विभिन्न विश्लेषण तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कारणों और प्रभाव की पहचान की जाती है। तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? कि हम सेकेंडरी डेटा पे ये जो रिसर्च है वो सेकेंडरी डेटा पे आधारित होती है। डेटा की डीप स्टडी की जाती है और उसका एनालाइज किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, डिबेट्स की जाती हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखे जाते हैं। ठीक है? डेटा को अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है सही से और अलग साइंटिफिक तरीके से हम उस डेटा का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इसके यूजेस और एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो ये पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, व्यापार और बाजार विश्लेषण में उपयोगी है, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन में उपयोगी है, शैक्षिक और शोध कार्यों में महत्वपूर्ण है, समस्या के मूल कारणों को समझने में सहायक, निर्णय लेने और योजना बनाने में सहायक होता है। तो ये होते हैं इसके एप्लीकेशन। अगर हम देखें कि एनालिटिकल रिसर्च में क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं। ठीक है? पहले हम लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा को संगठन किया जाता है, यानी सारा डेटा कलेक्ट किया, उसको एक एक साथ लेके आए, उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन उसकी व्याख्या और निष्कर्ष निकालते हैं, डेटा को डीप स्टडी करते हैं और कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक? तो अगर हम देखें इसमें कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, तो कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं, अलग अलग डेटा को कंपेयर किया जाता है। परसेंटेज मेथड यूज़ करते हैं, रेशियो, ट्रेंड्स, कोरिलेशन, ग्राफिकल, रिग्रेशन और कंटेंट। ठीक है? इन मेथड और टेक्निक्स का हम इस रिसर्च में यूज़ करते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण, प्रतिशत विश्लेषण, अनुपात, प्रवृत्ति, सहसंबंध, ग्राफिकल ग्राफिकल प्रतिगमन एंड सामग्री विश्लेषण का यूज़ करते हैं हम। अगर हम देखें इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो मौजूदा डेटा का अधिकतम उपयोग होता है, यानी जो पहले से अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। समय और लागत की बचत होती है क्योंकि डेटा तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो टाइम हमारा बच जाएगा। उस डेटा को ढूंढने में जो लागत है वो भी बच जाएगी। व्यापक और गहन समझ प्रदान करता है, निर्णय लेने में सहायक है, कारणों और पैटर्नों की पहचान करने में सहायक है, नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग और योजना के लिए उपयोगी होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ठीक है? किस तरीके का डेटा है हमारे पास, उस पर डिपेंड करती है हमारी रिसर्च। डेटा पुराना या अपूर्ण भी हो सकता है। ठीक? शोधकर्ता का पूर्वाग्रह यानी बायसनेस परिणामों को प्रभावित कर सकता है।
सभी समस्याओं का हल नहीं देता है। डेटा का गलत वर्गीकरण या व्याख्या गलत निष्कर्ष दे सकती है। अगर हमने जो डेटा निकाला है उसका क्लासिफिकेशन अगर गलत तरीके से कर दिया है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये थी हमारी एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट जैसा है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें शोधकर्ता किसी कारण इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानबूझकर बदलता है, इसका प्रभाव किसी परिणाम यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है या नहीं, इसका परीक्षण करता है। वह शोध कारण परिणाम यानी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसमें नियंत्रण और व्यवस्थित परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानबूझ के बदला जाता है और देखा जाता है कि किस तरीके से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल के डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो कारण और परिणाम के संबंध यानी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्थापित करता है, हाइपोथेसिस का परीक्षण करना, वेरिएबल्स के प्रभाव का मापन करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का सत्यापन करना और सामान्यकरण करना। ठीक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्वतंत्र चर यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये टेस्ट किया जाता है, नियंत्रण समूह और प्रयोग समूह का उपयोग किया जाता है यानी कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का यूज़ किया जाता है। शोधकर्ता बाहरी कारकों को नियंत्रित या स्थिर रखता है, परिकल्पना, परीक्षण और आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। सामान्यता देखें तो प्रयोगशाला या नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फिर आएगा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड देन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, एक समूह पर आधारित, जैसे वन शॉट केस स्टडी या वन ग्रुप प्रेजेंट पोस्ट टेस्ट। ठीक है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जैसे पूर्ण नियंत्रण के साथ, जैसे पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक, आशंकित नियंत्रण के साथ, जैसे नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन हो गया, टाइम सीरीज डिज़ाइन हो गया। तो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कितनी होंगी, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसमें वन शॉट केस स्टडी हो सकता है या वन ग्रुप प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पूर्ण नियंत्रण के साथ, जैसे पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के साथ। ठीक है, देखते हैं कि हम जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, समस्या की पहचान और अध्ययन। ठीक, साहित्यिक समस्या, पूर्व शोध सिद्धांतों और संबंधित अध्ययनों का अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, अनुसंधान डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसका हम यूज़ करते हैं और फिर डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद डेटा का विश्लेषण किया जाता है, कंक्लूज़न निकाला जाता है और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कारण परिणाम संबंध स्थापित करने में सहायक है, परिणाम अधिक विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होता है, चरों पर नियंत्रण होने से त्रुटियां कम होती हैं यानी गलतियां कम होती हैं, अन्य अध्ययनों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो ये महंगा है और इसमें टाइम लगता है, प्रयोगशाला परिस्थिति कृत्रिम हो सकती है, नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, सभी मानवीय व्यवहारों पर लागू करना ठीक कठिन है, उपकरण सामग्री और विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि सभी चरों को पूर्णतः नियंत्रण करना संभव नहीं है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी को कंट्रोल किया जा सके ये पॉसिबल नहीं होता है, प्रतिभागियों की संख्या सीमित हो सकती है, प्रयोग में परिणाम संदर्भ विशेष तक सीमित है और बाहरी वैधता यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारी क्या
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या, जिसमें कि जो रिसर्चर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है और ये चेक करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या असर पड़ रहा है। देन नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, विचारों, दस्तावेजों और रचनाओं का अध्ययन करके तथ्यों का संग्रह, सत्यापन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है ताकि वर्तमान को समझा जा सके और भविष्य के लिए सीख ली जा सके। यह शोध अतीत से संबंधित साक्ष्यों पर आधारित होता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें कि हम पास्ट की जो घटनाएं हैं, पास्ट के जो लोग हैं, पास्ट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, थॉट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, कोई भी रचनाएं हैं, उनकी डीप स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक, ताकि फ्यूचर को समझा जा सके और प्रेजेंट को समझा जा सके और फ्यूचर को अच्छा बनाया जा सके। फिर से करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च वह शोध है जिसमें अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, विचारों, दस्तावेजों और रचनाओं का अध्ययन करके तथ्यों का संग्रह, सत्यापन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है ताकि वर्तमान को समझा जा सके और भविष्य के लिए सीख ली जा सके। यह शोध अतीत के संबंधित साक्ष्यों पर आधारित होता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें हम पास्ट के जो इंसिडेंट्स हैं, पास्ट के जो लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पास्ट के जो थॉट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रचनाएं हैं, उनकी डीप स्टडी करते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है ताकि हम प्रेजेंट को समझ सकें और फ्यूचर को और बेहतर बना सकें। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? अतीत की घटनाओं और उनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, ऐतिहासिक तथ्यों यानी फैक्ट्स का संग्रह, वर्गीकरण और सत्यापन करना, अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करना, भविष्य के लिए शिक्षाप्रद निष्कर्ष यानी लेसन प्राप्त करना। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यानी पास्ट की जो घटनाएं हैं उनके बारे में डीप स्टडी करना, फैक्ट्स निकालना, क्लासिफिकेशन करना, उनके बीच रिलेशन, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना और किस तरीके से प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करके हम समझ सकते हैं और फ्यूचर को और बेटर बना सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि अतीत पर आधारित है ये। प्रमुख स्रोत क्या हैं, मतलब जो सोर्सेज हैं वो क्या होंगे? पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे, अभिलेख, शिलालेख, पत्र, डायरी, समाचार पत्र आदि, यानी जो भी पास्ट से हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इसके मेन सोर्सेज होते हैं। तथ्यों की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष दृष्टिकोण आवश्यक होता है। आलोचनात्मक परीक्षा यानी क्रिटिकल एग्जामिनेशन और व्याख्या पर आधारित होता है। पुनरावृत्ति संभव नहीं होती क्योंकि घटनाएं अतीत की होती हैं। अब अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ डेटा, इसका जो डेटा है वो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले आएगा प्राइमरी सोर्स यानी पुरालेख, सरकारी दस्तावेज, पत्र, डायरी, आत्मकथाएं, शिलालेख, स्मारक, सिक्के, ठीक है, पुरातात्विक अवशेष, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? प्राइमरी सोर्सेज आएंगी जहाँ से हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर आएगा सेकेंडरी सोर्सेज, जैसे इतिहास की पुस्तकें, जो रिसर्च हो गया, शोध प्रबंध, लेख, जीवनी रिपोर्ट आदि। मौखिक स्रोत यानी ओरल सोर्सेज, लेख कथाएं हो गई, साक्षात्कार हो गया, परंपराएं, लोक स्मृतियाँ, etc। तो ये सब सोर्सेज हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम सबसे पहले क्या करते हैं? विषय का चयन करते हैं। पहले कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुनते हैं, फिर किन सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पहले हम उन सोर्सेज को खोजते हैं। सोर्सेज की आलोचना, तथ्य संकलन यानी फैक्ट को इकट्ठा करना, विश्लेषण और व्याख्या करना, एनालिसिस करना उन फैक्ट्स का, निष्कर्ष और लेखन, ठीक है, कंक्लूजन निकालते हैं। फिर इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं? अतीत को समझने में सहायता करता है,
वर्तमान की समस्याओं की जड़ों को जानने में मदद मिलती है। भविष्य के लिए अनुभव और शिक्षाएं प्रदान करता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में सहायक है। समाज और सभ्यता के विकास को समझने में हेल्प करता है। अगर इसके डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस देखें तो वो क्या है? पुराने स्रोत अपूर्ण हैं, यानी जो सोर्सेज हैं वो हमें सही मिल जाएं या फिर परफेक्ट सोर्सेज मिल जाएं, है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। अस्पष्ट या पक्षपाती हो सकते हैं। सभी घटनाओं के दस्तावेज तो उपलब्ध है नहीं। तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच कठिन होती है। शोधकर्ता के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और पूर्वग्रह प्रभाव डाल सकते हैं। अतीत की घटनाओं का पुनः परीक्षण संभव नहीं होता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हिस्टोरिकल रिसर्च कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले आएगा डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, जिसमें सरकारी दस्तावेज, राजनापिक पत्र, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर आएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी राजनीतिक घटनाओं पर डिपेंडेंट कर है ये। सोशल हिस्ट्री, समाज की संरचना, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्थान और सामाजिक जीवन का अध्ययन। देन इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक गतिविधियों, व्यापार व्यापार उद्योग, कृषि, आर्थिक नीतियों का अध्ययन करना। और कल्चरल हिस्ट्री, जिसमें कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत के विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में सत्यता, निष्पक्षता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह अतीत की घटनाओं से वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है। देन आएगा हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें किसी सामाजिक या मानवीय समस्या को गहराई से समझने के लिए वर्णनों वर्णों यानी डिस्क्रिप्शन, अनुभव, धारणों, मान्यताओं और अर्थों का अध्ययन किया जाता है। इसे गुणात्मक शोध भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? क्या के साथ साथ क्यों और कैसे समझना होता है, ठीक। अब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, तो वो सब्जेक्ट क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च में उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, और हम उस पर रिसर्च करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि समस्या या घटना को गहराई से समझना, व्यक्तियों के अनुभव, दृष्टिकोण और भावनाओं को जानना, सामाजिक या मानवीय संदर्भ को प्राकृतिक रूप में समझना, नए विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का अन्वेषण करना, जटिल समस्याओं के छिपे आयामों का अध्ययन करना और भविष्य के लिए परिकल्पना या सिद्धांत निर्माण में सहायता करना। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो प्राकृतिक परिवेश में अध्ययन किया जाता है, मानवीय अनुभवों और आर्थिक पर अधिक ध्यान दिया जाता है, शोधकर्ता और प्रतिभागी के बीच निकट संपर्क, स्मॉल सैंपल्स का प्रयोग किया जाता है, वर्बल होता है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, ओपन एंडेड रिसर्च होती है, ये एक्सप्लोरेटरी और इंटरैक्टिव रिसर्च होती है, ठीक। पूरे अध्ययन में समग्र दृष्टि यानी होलिस्टिक व्यू अपनाई जाती है। इसके अगर यूसेज और एप्लीकेशन की बात करें तो जब किसी विषय पर पूर्व जानकारी कम हो, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जब हमें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। जब मानवीय व्यवहार, दृष्टिकोण और भावनाओं को समझना हो, नीति निर्माण, कार्यक्रम विकास, सामाजिक हस्तक्षेप में, एजुकेशन हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, मनोविज्ञान हो गया, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। किसी घटना के संदर्भ, प्रक्रिया और अर्थ को जानने में, नए सिद्धांतों या मंडलों के निर्माण हेतु। तो क्या करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में? सबसे पहले हम शोध समस्या का चयन करते हैं, ठीक, प्रॉब्लम को चुनते हैं, फिर उसका साहित्य समीक्षा करते हैं, शोध को डिज़ाइन करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, फिर हम लोग सैंपल चूज़ करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा विश्लेषण किया जाता है और कंक्लूज़न निकाला जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें हम किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं? डेटा कलेक्शन में इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, केस स्टडी। देन अगर टेक्निक्स की बात करें
टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस क्या होती हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, कोडिंग हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया, थीम डेवलप करना, इंटरप्रिटेशन, ट्रैंगुलेशन, मेंबर चेक। तो ये सब टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं? मानवीय अनुभवों और दृष्टिकोण की गहरी समझ प्रदान करता है, फ्लेक्सिबल होता है, नए थॉट्स और परिकल्पनाएं और प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके नुकसान भी हैं कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, और स्मॉल सैम्पल्स की वजह से जो हमारा कंक्लूज़न है, जो रिज़ल्ट है, वो जनरलाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाइस का भी प्रभाव पड़ सकता है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। क्वालिटेटिव रिसर्च कितने टाइप्स की होती है अगर हम बात करें तो नेचुरलिस्टिक रिसर्च होती है, एथनोग्राफी होती है, ये क्या है, नेमोनोलॉजी होती है, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड केस स्टडी। ठीक है, फिर आएगा हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी स्टैटिस्टिकल रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहेंगे, जिसमें संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसके ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है, फिर उसके बाद हम कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं? समस्या या घटना को संख्याओं के रूप में मापना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी घटना है, उसको क्वांटिटी के से टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं हम इसमें, कारण परिणाम संबंधों की जांच करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो मेनली ये जो रिसर्च है वो न्यूमेरिक रूप में होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, लार्ज सैम्पल्स चाहिए होते हैं हमें इसके लिए, ऑब्जेक्टिव हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इसको जनरलाइजेशन की जो क्षमता है यहाँ पे ज़्यादा होती है। हर जगह हम पढ़ रहे हैं जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इन कंपैरिजन टू दैट रिसर्च, दोज रिसर्च, यहाँ पे जनरलाइजेशन जो है वो थोड़ा अधिक होता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एजुकेशन में, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन प्रबंधन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों में इसका एप्लीकेशन होता है। पॉलिसी मेकिंग में, योजना निर्माण में, निर्णय लेने में, बाजार अनुसंधान, शैक्षिक कार्यक्रम, छात्र उपलब्धियां, वैज्ञानिक सिद्धांतों में इसको अप्लाई किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च सबसे पहले क्या करते हैं कि समस्या की पहचान करते हैं, फिर साहित्यिक समीक्षा करते हैं, उसकी उद्देश्य क्या होना चाहिए वो पहले ही निर्धारण करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, शोध की रूपरेखा बनाते हैं, है ना, और फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, उसी अकॉर्डिंग डेटा का एनालिसिस करते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, और फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो जब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं, शेड्यूल तैयार करते हैं, टेस्ट तैयार करते हैं, रेटिंग स्केल डिसाइड करते हैं, ठीक, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और सेकेंडरी डेटा को भी देखते हैं और उसका यूज़ करते हैं। टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस की क्या टेक्निक्स हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जैसे औसत हो गया, माध्यिका हो गया, ठीक है, ये सारे टेस्ट होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में हम लोग टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ची स्क्वायर, अनोवा, इन सब का यूज़ किया जाता है। तो देखो इसके फ़ायदे क्या हैं? पक्षपात रहित एवं वस्तुनिष्ठ परिमाण। अब यहाँ पे तो हम क्वांटिटी देख रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा जो बायसनेस है वो कम होती है। सटीक मापन हो सकता है, गणना संभव हो सकती है, ठीक है। बड़ा यानी लार्ज सैंपल लेकर हम लोग जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मानवीय भावनाओं, दृष्टिकोण और गहराई को समझने में कठिनाई। अब ये तो न्यूमेरिकल डेटा पे बेस है, तो ये क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसको थोड़ा कम कर रखता है। लेकिन इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जो भी हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं वो उसको सही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन हमें अपनी सही रखनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च कितने टाइप्स की होती है? एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फिर आता है कोरिलेशन रिसर्च, फिर आता है कैजुअल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देन कंपैरेटिव रिसर्च, उसके बाद आएगा सर्वे रिसर्च, ठीक है।
देन लास्ट में आता है हमारा मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब देखो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च है। तो ये वो रिसर्च होती है जिसमें कि मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों को मिक्स करके जब कोई रिसर्च की जाती है। जब भी हम कोई ऐसी रिसर्च करते हैं जब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण का क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन। डेटा कलेक्शन, विश्लेषण और व्याख्या दोनों प्रकार के होते हैं। एक विधि दूसरी विधि के पूरक होती है, यानी प्रतिस्थापित नहीं होती है। ठीक है, और ये मल्टी लेवल पे अलग अलग लेवल्स पे की जाती है, इंटीग्रेट किया जाता है फिर उसको। निष्कर्ष जो है यहाँ पे अधिक व्यापक और ट्रस्टेबल होता है, विश्वसनीय और उपयोगी हेल्पफुल होएगा। इसके एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो एप्लीकेशन जनरली हर रिसर्च का क्या है, वही एजुकेशन है, मनोविज्ञान है, प्रबंध है, स्वास्थ्य है, समाज शास्त्र है, नर्सिंग है, समाज कार्य है। कोई भी रिसर्च हो रही है तो इन सभी लेवल पे हम इसको अप्लाई करते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं इस रिसर्च को करने के लिए? कन्वर्जेंट पैरेलल डिज़ाइन, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन और एम्बेडेड डिज़ाइन। तो ये सब डिज़ाइंस और मिक्स मेथड रिसर्च की डिज़ाइंस होती हैं। कन्वर्जेंट पैरेलल डिज़ाइन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को एक साथ लाया जाता है। ठीक है, विश्लेषण अलग 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 किया जाता है लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन है वो एक कर दिया जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सीक्वेंशियल डिज़ाइन में क्या करते हैं, पहले हम लोग मात्रात्मक डेटा को यानी क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्वालिटेटिव डेटा के साथ कंबाइन करते हैं। फिर है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन। इसमें पहले हम क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं, समस्या को समझते हैं गहराई से, और फिर जो भी कंक्लूजन आता है उसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ करते हैं। एम्बेडेड डिज़ाइन में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो एक साथ में, ठीक है, एक साथ में यूज़ करते हैं। मिक्स मेथड रिसर्च में क्या होता है, सबसे पहले शोध समस्या की पहचान और शोध प्रश्नों का निर्धारण करना। प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चंस तैयार करते हैं, उसके बाद उपयुक्त डिज़ाइन का चयन करते हैं। ठीक, जो ये ऊपर 4 डिज़ाइन दिए हैं इनमें से कौन सी डिज़ाइन हमें यूज़ करनी है उसे चूज़ किया जाता है। फिर सैम्पल्स हम लोग चूज़ करते हैं, दोनों तरीके के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है, दोनों डेटा का एनालिसिस किया जाता है, उससे कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन जो भी दोनों डेटा के एनालाइज करने के बाद जो कंक्लूजन निकला उनको इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, इसमें जो मेथड्स होते हैं और जो टेक्निक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, यही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही थे हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसके भी फ़ायदे क्या हैं कि हम चीज़ों को समझ पाते हैं, समस्या को अधिक व्यापक और गहन समझ मिलती है, मात्रात्मक परिणामों की व्याख्या में मदद मिलती है। जो भी फ़ायदे क्वालिटेटिव रिसर्च के क्वांटिटेटिव रिसर्च के हैं उसको मिक्स करके अगर हम मिक्स मेथड रिसर्च कर रहे हैं तो वो सब इसके फ़ायदे होते हैं और डिसएडवांटेज भी वैसे ही होते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।